अध्याय 5 लोकतंत्र के बारे में। इस द्वितीय भाग में हम लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, गुण व दोष एवं लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। एक और बर्क जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना है, तो दूसरी ओर लावेल जैसे विद्वानों ने इसे सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अध्ययन करते हैं लोकतंत्र के गुण व दोषों का। लोकतंत्र के गुण। नंबर 1, सार्वजनिक हित में वृद्धि। प्रजातांत्रिक शासन का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, इसलिए ये प्रतिनिधि भविष्य में चुनाव जीतना चाहते हैं तो सार्वजनिक हित के कार्य करते हैं। नंबर 2, कार्य कुशल शासन। लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्य कुशल शासन प्रणाली माना जाता है। लोकतंत्र की कार्य कुशलता के अनेक कारण हैं, जैसे शासन में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है और इनको लागू करने के लिए जनसहयोग मिलता है। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। नंबर 3, सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। सामान्य जनता जनमत निर्माण के साधनों द्वारा आम चुनावों के माध्यम से विभिन्न समस्याओं पर अपना मत प्रकट करती है। सामान्य नागरिक अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है और बड़े हितों के लिए छोटे हितों का यानी स्वयं के हितों का त्याग करना सीख पाते हैं। नंबर 4, नैतिक शिक्षा का साधन। इब्राहिम के अनुसार या ब्राइस के अनुसार जब लोकतंत्र में व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और यह कर्तव्य प्रिय हो जाता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि लोकतंत्र में व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकलकर सार्वजनिक हित तक विस्तृत हो जाता है। नंबर 5, देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का भी विकास करता है। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम व अपनत्व की भावना का विकास होता है। क्रांति से सुरक्षा। क्रांति की आकांक्षा ऐसे राज्यों में होती है जहां शासन की शक्ति किसी एक वर्ग के हाथों में होती है। लोकतंत्र में स्थिति इससे एकदम विपरीत होती है। इसमें क्रांति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये सभी वर्गों का शासन होता है। समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र व्यक्ति की समानता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है। यह व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता। नंबर 8, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जाती है, जो व्यक्ति को
कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के अत्याचार से बचाती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। नंबर 9, कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक। लोकतंत्र कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान पर किसी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं करता, अपितु इनका विकास चाहता है। संविधान में आस्था क्रमांक 10। लोकतंत्र संविधान में आस्था रखता है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकारता है। लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास करता है और शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। नंबर 11, शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है और वह जनहित जन सहमति पर आधारित शासन है। अतः जब भी राष्ट्र पर संकट आता है तो संपूर्ण जनता एक व्यक्ति के रूप में संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। क्रमांक 12, विश्व शांति का समर्थक। अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा लोकतंत्र में विश्व शांति को कभी खतरा नहीं है। इसका कारण यह है कि शासन प्रणालियाँ सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति तथा विस्तारवाद में विश्वास रखती है, किंतु लोकतंत्र विश्व शांति व सहयोग में आस्था रखता है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र सैनिकवाद की जगह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखता है और राष्ट्रों के बीच विवादों को पारस्परिक वार्ता एवं समझौतों द्वारा तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा सुलझाना चाहता है। अब हम चर्चा करते हैं लोकतंत्र के दोष। लोकतंत्र में विभिन्न दोष भी है, जिसका विपक्ष में तर्क भी है। नंबर 1, लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधित धारणा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न समझता है, अतः इसे मताधिकार देता है और मानता है कि ये राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ होगा। किंतु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों व आवेगों से चालित होता है और इसीलिए व्यक्तियों को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र मिलता है। नंबर 2, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। आलोचक मानते हैं लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है, क्योंकि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। नंबर 3, शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। वास्तविक स्थिति इससे एकदम भिन्न है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और इसे ही राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावना को भड़काते हैं। नंबर 4, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है, किंतु ये व्यक्तियों को
आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता। आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी अर्थहीन हो जाती है। नंबर 5, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं और इनके कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप में सभी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रहित में होता है और वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियाँ व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं। क्रमांक 6, उत्तरदायी शासन प्रणाली। अनुत्तरदायी सिद्धांत के रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, किंतु व्यवहार रूप में लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र शासन में सफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता, विशेष रूप से असफलताओं की। जब भी कोई बड़ी समस्या या बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों एवं अड़ंगा डालने की नीति का असफलता के लिए उत्तरदायी बनाती है। नंबर 7, सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण में तथा कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है और समय की भी बर्बादी होती है। सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा तथा व्यवस्थापिका की लंबी चौड़ी बहस द्वारा किए जाते हैं। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है। नंबर 8, उदासीन मतदाता। लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है, किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनावों में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते। राजनीतिक दलों तथा उनके उम्मीदवारों के अत्यधिक प्रयत्नों के बावजूद मतदान में 50 से 60% के बीच भाग लेते हैं। संकट की दृष्टि से कमज़ोर शासन। युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमज़ोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रीकरण होती है। इस प्रणाली में शीघ्र व गुप्त निर्णय संभव नहीं होते। लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं। क्रमांक 10, साम्यवादी आलोचनों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवाद युद्ध एवं साम्राज्यवाद को जन्म देता है, अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता। अब हम लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करते हैं। नंबर 1, शांति तथा व्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि देश में आंतरिक व्यवस्था सामान्य हो और युद्ध या बाहरी आक्रमण का भय नहीं हो। ऐसी स्थिति में सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहना अति आवश्यक है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, किंतु जब देश में राजनीतिक स्थिरता का व व्यवस्था को चुनौती देने वाले आंदोलन चलते हैं अथवा बाहरी आक्रमण होता है तो सरकार राष्ट्र की अखंडता तथा सुरक्षा के लिए सत्ता का केंद्रीकरण करती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता तक पर पाबंदियां लगाती है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र दम तोड़ने लगता है। नंबर 2, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही होती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था
लड़खड़ा जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी व इटली में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से लड़खड़ाने के बाद ही इन देशों में लोकतंत्र का अंत हुआ। नंबर 3, आर्थिक समानता की स्थापना। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र संचालन के लिए केवल इतना ही ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शक्तिशाली हो, अपितु यह भी ज़रूरी है कि राज्य में यथासंभव आर्थिक समानता हो, अर्थात गरीबी व अमीरी के बीच चौड़ी खाई न हो, ज़्यादा अंतर न हो। नंबर 4, सामाजिक न्याय की स्थापना। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि व्यक्तियों के बीच धर्म, जाति, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान माने जाएं और उन्हें न्यायालय समान कानूनी संरक्षण दे। नंबर 5, शिक्षित व जागरूक जनता। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता का शिक्षित एवं जागरूक होना अति आवश्यक है। शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं को तथा इसकी प्रक्रिया को समझने में समर्थ होती है। नंबर 6, जनमत का निर्माण। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि प्रेस, साहित्य, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन आदि पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। नंबर 7, नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र। जब किसी समाज में नागरिक, नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ होता है तो वहाँ लोकतंत्र की सफलता की बहुत उम्मीद होती है। ऐसे समाज में व्यक्ति अपने अधिकारों व कर्तव्यों का उचित प्रयोग करते हैं। नंबर 8, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन। अधिनायक तंत्र का आधार है सत्ता का केंद्रीकरण और लोकतंत्र का आधार है सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी बंटवारा। सत्ता का विकेंद्रीकरण होने पर ही जनता के विभिन्न वर्ग शासन के कार्यों में भाग लेते हैं। नंबर 9, नागरिक स्वतंत्रताएं। लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है, जिसका अर्थ है कि संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान की जानी चाहिए। इन स्वतंत्रताओं की रक्षा का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। नागरिक स्वतंत्रताओं का अर्थ है कि नागरिकों को विचार प्रकट करने की, संगठन बनाने की, सभा करने की तथा शांतिपूर्ण आंदोलन करने की स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। नंबर 10, लिखित संविधान तथा लोकतांत्रिक परंपराएं। लिखित संविधान का अर्थ यह है कि संविधान की भाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए ताकि उसकी व्याख्या को लेकर विवाद एवं भ्रम उत्पन्न नहीं हो। इसके अलावा संविधान में संशोधन की पद्धति कठोर होनी चाहिए ताकि कोई राजनीतिक दल अपने बहुमत का लाभ उठाकर लोकतंत्र को अधिनायक तंत्र में नहीं बदल दें। नंबर 11, स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका। लोकतंत्र का आधार संविधानवाद है, जिसका अर्थ है कि लोकतंत्र में सरकार को निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती है, अपितु इसे अनिवार्य रूप से संवैधानिक मर्यादाओं व सीमाओं को स्वीकारना होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए एक शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना जरूरी होती है। नंबर 12, योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों द्वारा बनाई गई नीतियों को कर्मचारी तंत्र ही लागू करता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि कर्मचारी तंत्र न केवल प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, अपितु उसे आम जनता के लिए सेवाभावी भी होना चाहिए। नंबर 13, स्वस्थ व सुसंगठित दलीय व्यवस्था। राजनीतिक दलों का निर्माण स्वस्थ आधार पर हो। उनका संगठन क्षेत्रीय, भाषाई अथवा सांप्रदायिकता आधार पर नहीं होना चाहिए, अपितु राष्ट्रीय आधार पर होना चाहिए।
नंबर 14, योग्य तथा निष्ठावान राजनेता। लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान तथा लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाले राजनीतिज्ञों का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे राजनीतिज्ञ ही राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक हल ढूंढने में समर्थ होते हैं। नंबर 15, सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं। विकासशील देशों में लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है कि शासन द्वारा ऐसी राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाएं जो एक और कृषि व उद्योगों के संतुलित विकास में सहायक हो, राष्ट्रीय आय की वृद्धि करती हो तथा समाज में श्रमिक वर्ग व कमज़ोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक हो। नंबर 16, आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति। लोकतंत्र की सफलता के लिए ये अत्यंत ज़रूरी है कि आधारभूत मामलों में समाज में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक वर्गों तथा राजनीतिक दलों में सहमति हो। इस प्रकार से हमने इस भाग में लोकतंत्र के आलोचनात्मक परीक्षण, गुण व दोष तथा लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए, ये अध्ययन किया। जय हिंद।